नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम टारगेट कर रहे हैं हमारी जो एएलपी एग्जाम सीबीटी 2 है उसको, और उसको टारगेट करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हम 2019 सीबीटी 2 के बारे में बात कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में मैं आपको 23 जनवरी की तीनों शिफ्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, और 22 जनवरी की मैं आपको 2 शिफ्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। 22 जनवरी की ये तीसरी शिफ्ट है। इसके बाद में 21 जनवरी की 3 शिफ्ट हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे जो हमारे हर एक टॉपिक में से टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे उनको। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न देखते हैं भाई। 22 जनवरी एएलपी सीबीटी 2 थर्ड शिफ्ट उसका जैसा कि लिखा हुआ है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आए हैं। तो दिखती सी बात है, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो उसमें उसी पैटर्न के, उसी लेवल के, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी तक आए हैं। तो बस इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाता है, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड पता चल जाए कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला प्रश्न पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमको। पहला प्रश्न हमको कह रहा है कि ए तथा सी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जबकि एबीसी इस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अकेला या अकेली जो भी है, बी यह काम कितने दिनों में कर लेगा, निकाल लेते हैं भाई। ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं आपके, 12 दिन में। बिल्कुल परफेक्ट है बात। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 से तो कम ही दिन लगेंगे क्योंकि 3 जने हैं, इसलिए 4 दिनों में। बिल्कुल सही है। 12 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 ही आएगा। 12/12 कितना, 1, और 12/4 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब कुल काम कितना है, 12 है। बिल्कुल सही है। अब ये कुल काम हमें सिर्फ किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो क्षमता भी केवल, कैपेसिटी एफिशिएंसी भी केवल किसकी आएगी, बी की ही आएगी। सही है। तो इसका मतलब तीनों की मिलाकर कितनी है, 3 है। उसमें से इन दोनों की मिलाकर कितनी, 1 है। लेकिन मुझे इन दोनों की आवश्यकता ही नहीं है, तो तीनों की एफिशिएंसी में से इन दोनों की एफिशिएंसी घटा दूंगा, तो मेरे पास केवल बी की एफिशिएंसी आएगी, जो कि कितनी आ रही है, 2। तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 6। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा, 6 दिनों में कर लेगा। 6 दिन मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जो दूसरा सवाल है हमारा उसके बारे में। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, देखिए। त्रिभुज है ओ पी क्यू और त्रिभुज है आर एस टी, दोनों आपस में समान त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। ठीक है। तो यदि ओपी अनुपात आर एस जो है वो आपको दे रखा है 3:5, तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो एस टी जो है उसकी लंबाई पूछी है। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कि प्रश्न कह रहा है। ये पहला त्रिभुज, और ये आपके पहला, और ये आपके दूसरा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, दोनों समान त्रिभुज है। तो समान त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपको पता है, जिनकी शेप जो है वो एक जैसी होती है, लेकिन साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आकृति एक समान होती है, लेकिन आकार क्या होता है, अलग अलग। तो पहला त्रिभुज है ओ पी क्यू, दूसरा त्रिभुज है आर एस टी। बिल्कुल सही है। ओपी और आरएस का अनुपात दे रखा है, ओपी और आरएस का अनुपात दे रखा है। तो हमें पता है जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, जो समान त्रिभुज होते हैं, उन समान त्रिभुजों में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, संगत भुजाएं होती है, उन भुजाओं का अनुपात जो होता है वो अनुपात आपस में बराबर होता है, तथा उन भुजाओं का अनुपात जो होता है वो इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, परिमाप का जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। और साथ ही साथ जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का अनुपात निकालने पर इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है, एरिया के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, ओपी और आरएस, ओपी की करस्पॉन्डिंग साइड आरएस ही है, बिल्कुल है। तो इसका रेशियो आपको दे रखा है, अभी लिख लेंगे क्या रेशियो दिया हुआ है। फिर हमें क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, ये दे रखी है 6, और एस टी ये पूछिए, तो पी क्यू के समान, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सी, एस टी भुजा है। बिल्कुल सही है। तो ये बराबर हो गया पी क्यू अपॉन क्या, एस टी। जो जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आप लिख लीजिए। लिख लो भाई। ओपी कितना है वो नहीं पता, आरएस कितना है वो नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है 3 और 5। तो ये 3 और ये कितना हो गया, 5। वैसे भी रेशियो ही चाहिए, वैल्यू पता होती तो भी रेशियो ही निकालते। फिर पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपके सामने 6। एस टी आपको निकालना है, तो 3 से 6 चला गया कितना, 2 बार।
5 उधर चला जाएगा तो 10 और एस टी इधर आ जाएगा तो जो एस टी भुजा है इस वाले त्रिभुज की वो निकल कर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, देखिए। निम्नलिखित जानकारी के जो सीमा मतलब जो रेंज है तथा जो बहुलक मतलब मॉड है उनका माध्य ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको रेंज निकालनी है, ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना है, बहुलक मतलब मॉड निकालना है। फिर रेंज और मॉड का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दो ही राशियां आएगी हमारे पास, एक तो रेंज और एक मॉड, ठीक है, परास जिसको हम कह सकते हैं, और एक आपका क्या, ये बहुलक। तो बट्टा में दो तो करना ही है, ये तय है। रेंज क्या होती है, अधिकतम मान माइनस क्या, न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 21 दिख रही है, बिल्कुल सही है। मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, मिनिमम यहाँ पर 3 दिख रही है, बिल्कुल सही है। तो 21 में से 3 लेस कर लूं तो कितना आ गया, 18। तो रेंज परास आ चुकी है 18, तो वो तो लिख ही देते हैं यहाँ पर, प्लस जो मॉड आएगा वो। मॉड मतलब बहुलक क्या होता है, वो डेटा, वो संख्या जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी नहीं सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो जो सबसे अधिक बार आ रहा हो, तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार मैं देख सकता हूं 11 ज्यादा रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3 बार हो रहा है। क्या और कोई 3 बार या उससे ज्यादा बार हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब बहुलक जो है वो मेरे सामने आ गया कितना, 11। ये लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही माध्य आपको निकालना है। निकाल लेते हैं। 18 और 11 कितना भाई, 29। 29 का आधा कर लेते हैं। 28 का आधा कितना होता है, 14, और 1 का आधा कितना होता है, आधा। तो 14 और आधा कितना, 14.5। कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखिए। पाइप ए है तथा बी है, जो कि क्रमशः 5 और 10 मिनट में भर सकते हैं किसी भी हौज को, टंकी को, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बाद में क्या हुआ, पाइप बी जो है उसमें ब्लॉक आ गया, तो कुल मिलाकर वो भरेगा नहीं। तो आपको कह रहा है पाइप ए को, पुल को भरने के लिए कितना समय लगेगा, बिल्कुल बता सकते हैं। ए और बी दो है, बिल्कुल है। कितने कितने समय में भरते हैं, 5 और 10 मिनट में। एलसीएम ले लूं, 10 आएगा, एक और ये कितना हो गया, 2, इनकी क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। तो अब आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या किया गया, 2 मिनट बाद पाइप बी में बाधा ब्लॉक आ जाती है, तो इसका मतलब दोनों एक साथ खोले गए पहले तो, ठीक है। तो ये लीजिए, टोटल काम कितना है मेरा, 10। वो 10 काम हमें किससे करवाना है, इनसे करवाना है। कैसे करवाना है, जैसे ये कह रहा है वैसे करवाना है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि 2 मिनट बाद पाइप बी में बाधा हो जाती है, तो पाइप ए को, पुल को भरने के लिए कितना समय लगेगा। 2 मिनट बाद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जने 2 मिनट में कितना काम करेंगे पहले वो देखूं। तो ए और बी दोनों शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ए कितनी एफिशिएंसी रखता है, 2, बी कितनी रखता है, 1। तो 2 और 1 कितना, 3 काम होगा 1 मिनट में। कितने मिनट तक साथ है, 2 मिनट तक। तो 3 इंटू 2 कितना, 6 काम पूरा हो जाएगा। तो 10 में से 6 हो गया, तो अब बचा कितना आपके सामने, 4। ए बी में से ब्लॉकेज किस में आया, बी में। तो आगे काम कौन कर रहा है, कौन भर रहा है टंकी को, ए भर रहा है, बिल्कुल सही है। तो काम कितना है, 4। कर कौन रहा है, ए। तो ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है हमारे पास, ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है, 2। तो कितना आएगा बट्टा में 2, और 4/2 मतलब कितना मिनट लेगा वो, अब भरने में उसको 2 मिनट का समय लेगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि एवरेज का प्रश्न है आपके। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें सबसे छोटा सदस्य जो है वो 8 वर्ष का है, कि ये जो भी है, लड़का लड़की जो भी है। तो परिवार की औसत आयु आपको छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी ये बतानी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। 6 सदस्यों का औसत कितना है आज की तारीख में, 25। तो उन सबका टोटल कितना होगा, 25 गुणा 6 मतलब कितना, 150 वर्ष होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये आज की तारीख में उन सबका टोटल है। मुझे एवरेज बताना है कब का, मुझे एवरेज बताना है जो सबसे छोटा सदस्य जो कि 8 वर्ष का है, उसके जन्म से पहले का।
तो इसका मतलब पहले तो उसके जन्म से पहले का पूरे परिवार का टोटल कितना है वो मैं ज्ञात करूं। तो टोटल ज्ञात करना है तो इस 150 में से जो कि 6 लोगों का योग है, हर एक व्यक्ति को 8 साल पीछे लेकर जाना है। तो हर एक व्यक्ति की आयु 8-8 साल कम होगी। तो 6 लोगों के लिए कम कितना होगा? 6 इंटू 8 मतलब कितना? 48 कम करना पड़ेगा। 150 में से 48 कम कर लेता हूं तो कितना बचेगा? 102। तो 102 वर्ष जो है वो योग है किसका? उन सभी का जो उस समय परिवार के सदस्य थे। तो ये 6 में से 5 तो थे ही, एक जो ये 8 साल का बच्चा है उसका जन्म हुआ नहीं था, उससे पहले की बात कर रहा है। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है? 102। राशियों की संख्या 6 सदस्य की जगह सदस्य कितने हो गए भाई? 5। बिल्कुल सही है। तो 20 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 2 होगा तो 20 होगा। तो अब कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। तो 20.4 मतलब पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न जो कि समय चाल दूरी का है, देखते हैं उसको भी। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है जब उनमें 2500 मीटर का अंतर होता है। डिस्टेंस में बात कर रहा है। 2500 मीटर का अंतर होता है तो प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तथा दूसरी वाली रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो कितने समय के पश्चात वह एक दूसरे को मिलेगी? देखिए दो तरह के सवाल बनते हैं इसमें। एक तो ये पूछता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब पार करेगी, क्रॉस करेगी। तो उस स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई पता होना अति आवश्यक है, वरना आप उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते। और एक आपको ये पूछता है कि दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेगी, तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि मिलने का मतलब क्या है? ये एक रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो मिलने का मतलब इसका ये इंजन और ये इंजन यहां पर होगा तब इसको मिलना कहते हैं। सही है। और एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या है? ये पहली रेलगाड़ी है, उधर जा रही है, उधर से दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है, तो इसका ये गार्ड वाला डब्बा और उस ट्रेन का गार्ड वाला डब्बा जब यहां पर होगा तब इसको पार करना, क्रॉस करना कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिएगा, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितनी दूरी पर बताई जा रही है? 2500 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है। पहली रेलगाड़ी इधर आ रही है जो कि कितने की स्पीड से आ रही है? 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है। दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है जो कि कितने की स्पीड से आ रही है? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है। बिल्कुल सही है। अब आपको ये कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेगी, मतलब समय बताना आपको। और समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है दोनों के बीच की? दोनों के बीच की दूरी है 2500। बिल्कुल सही। चाल कौन सी? जो चल रहा है। कौन चल रहा है? दोनों ट्रेनें चल रही है। तो अगर दोनों ट्रेनें चल रही है तो चाल किसकी काम आएगी? दोनों की ही काम आएगी। और जब दो जनों की चाल काम में लेते हैं तो उसको रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल हम कहते हैं। रिलेटिव स्पीड अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो जुड़ती है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, घटती है। तो अभी स्थिति क्या है? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का सम होगी, टोटल होगी। तो 15 और 10 को जोड़ लूंगा कितना? 25। तो ये चला गया कितना? 100। तो 100 सेकंड का समय लगेगा उनको मिलने में, और जो कि ऑप्शन आपको बता रहा है कौन सा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। क्या कह रहा है देखिए। एक वस्तु को 945 में 10% के घाटे मतलब लॉस में बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 945 पे 10% के घाटे पर बेचा, इसका मतलब 10% का घाटा मतलब कितने पर बेचा? 90% पर। तो 90% की जो वैल्यू है वो प्रश्न में किसके बराबर है? 945 रुपए के बराबर है, क्योंकि 945 में हमने बेचा है, सेलिंग प्राइस है वो। तो इसका मतलब 1% किसके बराबर है भाई? 945 बट्टा किसके? 90 के। पर बात 1% की नहीं, लागत की हो रही है, कॉस्ट प्राइस की हो रही है। और कॉस्ट प्राइस मतलब कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको निकाल कर बता दी। 0 से 0, 9 से 945 जाएगा एक बार, फिर जाएगा नहीं, फिर जाएगा 5 बार।
उसका 10 से गुणा करूंगा तो 1050 जो है वो मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। और जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मेरा मैच खा रहा है कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 184 एंड 345। 184 और 345 के मसप और लसप का फर्क कितना है, अंतर कितना है, वो आपको बताना है। तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, 184 और 345। ठीक है, तो 184 और 345 के मैं फैक्टर्स करूं, गुणनखंड करूं, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी बहुत टेबल्स याद है, पहाड़े याद है, तो इसके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 184 में देख सकता हूं 23 की टेबल में आता है, तो 23 की अगर टेबल में देखूं तो कितनी बार आ जाएगा, ये आपका 4 का इससे कर दूं तो 80 और 4 का सॉरी ये 3 है ना, तो 4 होगा तो 3 और 4 8 16 24, 8 बार कर लेते हैं तो 8 बार आ जाएगा। 8 का 2 से कितना 160 और 8 का 3 से कितना 24, तो 160 और 24 184 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 345 की बात करूं तो ये भी किसकी टेबल में आएगा, 23 की टेबल में ही आएगा। 23 का 15 से गुणा करते हैं तब 345 बन जाता है, क्योंकि 23 का 10 से गुणा करते हैं तो 230 बनता है। और 23 का मैं 5 से गुणा करूं तो 5 से गुणा करूं तो कितना होगा, 5 से 100 और 15। ठीक है, तो 230 और 115 करूंगा तो 345 आपका बन जाएगा। तो 15 मतलब 3 और 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 2 2 या फिर 2 का क्यूब भी लिख सकता हूं। ये दोनों संख्याओं के फैक्टर्स गुणनखंड आपके सामने हो चुके हैं। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले इनका एचसीएफ लेते हैं, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो वो। तो क्या है भाई, 23 है, बिल्कुल है। इधर और इधर दोनों जगह है, बिल्कुल है। फिर 2 यहां पर 3 बार है लेकिन यहां कहीं नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ आया 23। एलसीएम कितना आएगा, लसअप कोई भी एक गुणनखंड ले लीजिए, मतलब किसी भी एक संख्या के सारे गुणनखंड ले लीजिए। ठीक है, और या फिर ऐसा कर लीजिए कि जो जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है, उन्हें लिख लीजिए। कौन कौन सी है, 23 2 और 3 और 5। तो 23 2 3 और क्या 5। अब इन अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स की जो अधिकतम घात दिखाई दे रही है आपको सब जगह, वो अधिकतम से अधिकतम घात लिख लीजिए। 23 टोटल 2 बार है, टोटल नहीं, मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार ही है। ठीक है, 2 3 बार है तो 2 का क्यूब कर लीजिए, यहाँ पर 3 एक बार है और 5 एक बार है, तो ये आ गया इनका एलसीएम। बिल्कुल परफेक्ट है। गुणा कर लूं, अभी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना नहीं, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्योंकि एलसीएम ज्यादा आ रहा है, दिखती सी बात है। तो इसमें से इसको घटाऊंगा, तो इसका मतलब 23 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू कितना 5। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 15। 15 का किससे गुणा कर लूं, 8 से। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो 15 का 8 से गुणा करूं तो 15 का 8 से गुणा कितना होगा भाई, 120 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 23 मल्टीप्लाई कितना 120। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 23 का 120 से मल्टीप्लाई करके -23 करोगे। इससे अच्छा 23 कॉमन ले लेते हैं हम यहां से। तो 23 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 120 माइनस उसमें कितना बचेगा 1। तो 23 मल्टीप्लाई 120 माइनस 1 कितना 119। तो 119 का 23 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। पूरा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना है आपको, पीछे 9 है पीछे 3 है, तो इकाई अंक पर 9 और 3 है, उनका गुणा करूंगा, तो 9 और 3 का गुणा कितना होगा 27 होगा, और 27 होगा तो लास्ट में 7 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 7। तो पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जब भी क्वेश्चन करें तो ऑप्शन पर भी नजर रखें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हाथों हाथ। चलिए भाई, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। सबसे पहली बात तो समान भुजाएं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं किसकी, आयत की, तो आयत की सभी भुजाएं समान नहीं होती है। चलिए, फिर मैं बात करूं सम चतुर्भुज की, सभी भुजाएं बराबर होती है।
फिर मैं बात करूं वर्ग की, सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर मैं बात करूं समानांतर चतुर्भुज की, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो दो ऑप्शन तो हमारे यूं ही कट गए। अब दोनों में से जो एक ऑप्शन है वो कोण के आधार पर डिसाइड कर लेंगे। आपको कह रहा है जिसका कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो भैया वर्ग में तो चारों ही कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के समकोण। तो ये भी उत्तर नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें पता है कि जो सम चतुर्भुज होता है, रोम्बस जो होता है, उसमें समकोण नहीं होते हैं कोई भी कोण। हाँ, आमने सामने के कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये थीटा थीटा और अल्फा अल्फा। साथ ही साथ इसके जो दोनों विकर्ण है, वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर, राइट एंगल पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर विभाजन होता है उनका। चलिए भाई, 11वां प्रश्न ए प्लस बी है, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। आप देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न हर एक शिफ्ट में हर एक तारीख को आ रहा है। ठीक है, जितने भी मैंने पेपर करवाए अभी तक आपको 6-7, हर एक में ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं दिखाई है हमें। ए प्लस बी कितना है भाई, 12, और ए बी कितना है, 32। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ये पूछ रहा है। आप सूत्र से भी कर सकते हैं, और सूत्र लगेगा कौन सा, ये वाला। और बिना सूत्र के संख्या मानकर भी कर सकते हैं। पहले सूत्र से बता देते हैं, फिर बिना सूत्र के बता देंगे। ए प्लस बी 12, 12 का स्क्वायर कितना, 144। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकालना है, बिल्कुल निकालना है भाई। 2ab, ए बी कितना है भाई, 32। 32 का डबल कितना, 64। 64 को इधर लिया हूं, और 144 में से क्या कर दूं, माइनस। और उधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। 4 का 0, 14 का 6 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, मतलब कितना आ जाएगा, 80। तो जो पूछा वो निकल कर आ गया 8080, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं कौन सा मैच कर रहा है आपका, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसको डी बना लेते हैं, सी की जगह, सॉरी बी की जगह, ये बन गया आपका डी। चलिए, हाँ, अब इसको करने का दूसरा क्या तरीका है वो भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप संख्याएं मानकर करो। जैसे कि a प्लस बी आपको दे रखा है कितना, 12, और साथ ही साथ आपको a गुणा b कितना दे रखा है, 32। अब दो नंबर ऐसे सोचिए बैठकर, जिनको ऐड करने पर कितना है, 12, और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना है, 32। तो 32 मल्टीप्लीकेशन में तो 1 इंटू 32 से होगा, लेकिन वो 12 नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर 2 से करूं तो 16 इंटू 2 होगा, लेकिन वो 12 नहीं होगा। 3 से ये जाएगा नहीं। 4 से करूं तो 8 चौक 32 होगा, और 8 4 भी कितना होगा, 12। तो इसका नंबर क्या आ गया, 8 और 4। और ये भी कितने आ गए, 8 और 4। और दोनों इक्वेशन हमारी सेट हो रही है। अब a का मान 8 है और b का मान कितना है, 4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 64 और 16 को जोड़ोगे तो 80 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिएगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपको समीकरण दी गई है उसका इकाई अंक क्या होगा, वो आपको बताना है। बहुत ही आसान है। हमें पता है कि जब कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0156 होता है, और उसकी पावर कोई नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा वापस 0156 ही आता है। तो इसके लिए तो लास्ट में 5 है, तो उसकी वजह से इसका इकाई अंक तो कितना आएगा, 5 ही निकल कर आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर ये कितना है भाई, 4। तो जब कभी भी 4 होता है तो उसकी घात जो होती है, उस घात को चेक किया जाता है कि वो सम है या विषम, इवन है या ऑड है। अगर इवन होती है, सम होती है, तो फिर हमेशा इकाई अंक कितना आता है, 6। और अगर ऑड होती है, विषम होती है, तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर 73 मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अब आगे वाला सॉल्व करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 4 है और ये 5 है और बीच में गुणा है, तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करवाया जाता है तो हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब 5 इंटू 4 करूंगा, 20 होगा, 20 का 0 आएगा, और वो 0 जो है इस गुणनफल के लास्ट से कभी भी हटना नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या से गुणा करवा दूंगा, लास्ट में तो 0 आना ही है। तो हमें यही पूछा था इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0, मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब पूरा सॉल्व करूं तो वो भी कर सकता हूं। कितना है भाई, ये 3 है,
तो 3 होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस में, पावर में, किससे, 4 से, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो इसका मतलब 68 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और जब कंप्लीटली डिवाइड होता है तो पावर कितनी लगाते हैं, 4। और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, और शेषफल क्या बच सकता है 4 का भाग देने पर, 1 2 3 बच सकता है। तो जितना बचता है 1 2 3 वो इसकी घात बना देते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब घात कितनी बनेगी, 4। और 3 की घात 4 लिखूंगा, और 3 की घात 4 कितनी होती है, 81, 81। वही 1 और 4 का 4, और 4 और 5 का कितना, 20, और 20 का कितना, 0, जो कि पहले ही आ चुका है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। एक वस्तु की एमआरपी कितनी है, 2500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर 10% की छूट दी जाती हो तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये बताना है। एमआरपी कितनी है भाई, 2500, ये लीजिए 2500। डिस्काउंट कितना है उस पर, 10% का, इसका मतलब 2500 के 90% पर बेचा जा रहा है, बिल्कुल सही है। बेचा जा रहा मतलब ये क्या, आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब आपका ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितनी है पता नहीं, लेकिन जितनी भी है लाभ यानी उसी पर होगा। तो लाभ हो रहा है 12.5% का, इसका मतलब सीपी के किस पर बेच रहे हो, 112.5% पर आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। बेच रहे हो मतलब ये भी क्या, आपकी सेलिंग प्राइस ही है। तो ये भी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये विक्रय मूल्य निकला है क्रय मूल्य और लाभ से, और ये विक्रय मूल्य निकला है आपके एमआरपी और किससे, डिस्काउंट से। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 लगेगा, बिल्कुल सही है। और कुछ काटने के लिए अगर काटना हो तो काट लेते हैं, 112 ये 25 से काट लेते हैं, ये 25 से चला गया कितना, 100 बार। 25 से इसको काटू तो 25 से 112 चला जाएगा, पहले तो 4 बार, फिर 12 बचेगा तो 125 होगा तो चला जाएगा 5 बार, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसको काट लेते हैं, 5 से कितना, 2, और 5 से इसको काट लेते हैं 9, 9 से ये 90 काट लेते हैं कितना, 10, और 100 और 10 का गुणा करूंगा तो 1000, और वो 2 इधर आएगा तो 2000। तो जो क्रय मूल्य पूछा है वो 2000 निकलकर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है भाई। और 2000 में देख सकता हूं ऑप्शन में बिल्कुल है, और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पाई का मान आप 22/7 ले सकते हो। वृत्त हमें पता है कौन सी आकृति होती है, इस तरह की, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है आपको, इसका व्यास पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये केंद्र, ठीक है, और जिसको ओ से लिखते हैं, और ये इसकी त्रिज्या, और जो व्यास होता है, जो डायामीटर होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, बिल्कुल सही है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज द डायामीटर। क्षेत्रफल दे रखा है तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल पता है कितना, 154, बिल्कुल ठीक है। 22 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, जो कि कितनी टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स आपका पूरा पूरा चला जाएगा। ये 7 वो 7 मल्टीप्लाई होगा तो 49 होगा, आर का स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 आंसर में ऑप्शन होगा क्या हमारा, नहीं। क्यों, क्योंकि 7 यहां पर क्या है, 7 यहां पर हमारी रेडियस है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें डायामीटर पूछ रहा है, जो कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 7 का 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 14। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत ही छोटा सा सवाल है, 160 के 125% का 20% कितना होगा। 160 का की के मतलब गुणा, जो कि इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ है, 125%, 125 का प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, फिर से का तो कितना, गुणा 20% हटेगा तो 100 लगेगा। जो चीजें कटने वाली है वो काट लेते हैं। क्या कट रहा है भाई, 2 0 से ये 2 0 चले गए, बिल्कुल सही है। 25 से चला गया 5 बार, और 25 से चला गया 4 बार, और 4 से 16 चला गया 4 बार। 5 का 2 से गुणा कितना, 10, और 10 का 4 से गुणा कितना, 40। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक बात हमने ये भी नोट करी कि इस तरह का प्रश्न भी हर शिफ्ट में आया ही है। चलिए, जो कि आसान है बहुत ही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए।
कुछ रकम R% प्रति वर्ष के ब्याज से 2 सालों में 1323 रुपए तथा 3 सालों में 1399.15 रुपए हो जाती है। तो ये मिश्र धन दे रखा है 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। दर कितनी है? R% है। जब उसे प्रति वर्ष चक्रवृद्धि लगाया जाए तो R का मान क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। तो किसका मान पूछ रहा है? R का मान पूछ रहा है। निकाल लेते हैं R का मान। 2 सालों का मिश्र धन कितना है भाई चक्रवृद्धि ब्याज के लिए? A2 मतलब अमाउंट ऑफ 2 इयर्स 1323। A3 मतलब अमाउंट ऑफ 3 इयर्स कितना है? 1399 पॉइंट कितना? 15। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये जो आपको मिश्र धन मिला है वो मिश्र धन इस मूलधन पर मिला है, ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ब्याज कितना मिला है? उतना ही मिला है जितनी ब्याज की आपकी दर थी। ठीक है, तो इसका मतलब कितना ब्याज मिला है? जो इनका अंतर है तो इनका डिफरेंस करके देख लेते हैं। 0.15 तो आएगा ही, वो तो कहीं नहीं जाना है। 9 में से 3 गया कितना? 6। 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास? 6। 13 में से 13 ये जाएगा नहीं, तो ये इतना ब्याज आपको इस पर मिला है। तो इतना ही ब्याज क्यों मिला है? क्योंकि ब्याज की दर ही ऐसे तय हुई है कि यही ब्याज आपको मिलेगा, वो दर ही आपको बतानी है। तो ब्याज कितना मिला भाई? 66.15 का। किस पर मिला भाई? 1323 पर मिला। और परसेंटेज में पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो गुणा में कितना आएगा? 100। पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो लगेगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6615 बटा 1300 कितना है? 23। तो 13 का 5 से गुणा करूं तो 13 का 5 से गुणा कितना होता है? 65। तो इसका मतलब 13 का 5 से गुणा 65 होता है, तो 6500 तो वहां पर सेट हो गया है। ठीक है, आगे 23 और है, उस 23 का भी किससे गुणा कर लेता हूं? 5 से। तो 23 का 5 से गुणा करूंगा तो 5 का 20 से करूंगा तो 100, और 3 का 5 से करूंगा तो 15। तो 100 और 15 कितना हो गया? 115। पहले कितना आया था? 6500। और ये कितना है? 115। तो 6500 और 115 6615 बिल्कुल सही है। तो ये परफेक्ट कट रहा है कितनी बार? 5 बार, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द वैल्यू ऑफ दिस? इसके निकटतम मान कौन सा हो सकता है वो आपको बताना है। बिल्कुल बता देते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। √2 और √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि परिमेयकरण कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। करते हैं भाई। 1/√2 बड़ी वाली वैल्यू आगे लिख लेते हैं। परिमेयकरण मतलब उल्टे चिन्ह से गुणा और भाग। तो √2 + 1 है, तो √2 - 1 से गुणा और √2 - 1 से इसको क्या कर लेते हैं? भाग। बीच में प्लस है, लगा लेते हैं। 1 बटा बड़ी वाली वैल्यू आगे लिख लेते हैं। और परिमेयकरण मतलब उल्टे चिन्ह से गुणा भाग, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और माइनस वाले से इसको क्या कर लेते हैं? भाग। ठीक है, ये हो गया मेरे पास a + b, a - b, जो कि a² - b² होगा। तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 होगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा। तो नीचे 2 - 1 मतलब होगा कितना? फाइनली 1 ही होगा। और ऊपर क्या आएगा? √2 - 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, तो √2 - 1 ही आएगा। ये प्लस यूं का यूं वापस लगा देता हूं। ये हो गया a + b और a - b, तो क्या आएगा? a² - b² आएगा। और a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 होगा। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है। चलिए, अब √3 - √2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना होगा? √3 - √2। नीचे 1 है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरे पास फाइनली? √2 - 1 प्लस √3 - √2। -√2 प्लस √2 आपस में कट कर क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या मेरे पास? √3 - 1। तो √3 - 1 तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उत्तर तो आ गया √3 - 1। तो √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1.414। वैसे ही √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732। तो √3 की वैल्यू रख लेते हैं और उसमें से एक कम कर लेते हैं। तो √3 की वैल्यू कितनी है भाई? 1.732। उसमें से एक कम करूंगा तो कितना आएगा? 0.732। ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में।
क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको दिखाई दे रहा है? एक तरह से कौन सा सवाल है? एक तरह से भिन्न का प्रश्न है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। देखिए एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी लंबाई कितनी थी? 100 सेंटीमीटर थी। जो रिबन बना उसकी 100 सेंटीमीटर लंबाई थी। तो कपड़े की शुरुआती लंबाई कितनी थी ये आपको पूछा जा रहा है। 4/5 भाग जो है वो रिबन बनाने के लिए काम में लिया गया है, तो टोटल लंबाई कितनी है? 5। उसका 4/5 कितना है? 4। वो रिबन बनाने के काम आ रहा है, जो कि बराबर किसके? 100 सेंटीमीटर के। तो 4 का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो एक का मतलब कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। प्रारंभ में लंबाई कितनी थी? मतलब 5 की बात कर रहा है, तो 5 आपको पूछा है, तो वो कितना होगा? 25 इंटू 5 कितना? 125 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है? 19वां सवाल देखिए। एक रेखाखंड है जो कि -2, -1 तथा -5, -3 को जोड़ रही है। तो उसका केंद्र बिंदु जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट के आपको निर्देशांक पूछे हैं। आराम से बता सकते हैं। ये कोई लाइन है जिसका बिंदुओं का नाम तो नहीं दे रखा है, हम नाम ले लेते हैं ए और क्या बी। निर्देशांक क्या क्या है भाई? -2, -1, और उसके क्या है भाई? -5, -3। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट के निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसको नाम सी दे देते हैं, जिसके निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 प्लस x2 बटा कितना? 2। तो x1 कितना है? -2। x2 कितना है? -5 बटा में कितना? 2। तो माइनस का 7/2। तो माइनस का 7/2 दो जगह आ रहा है, किसमें? ए और डी में। तो फिर y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 कितना है? -1। y2 कितना है? -3 बटा में कितना? 2। तो -4/2 करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 2। तो -7/2 और -2 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो -2 नहीं है, +2 है, इसलिए वो गलत होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? अनुपात का सवाल दिख रहा है आपको। आपको कह रहा है 4/9 अनुपात x। तो अनुपात को हम गुणा में बदल देते हैं, तो वो जो x है वो उल्टा हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि वो अभी x/1 है, इसलिए 1/x हो जाएगा। बराबर 2/3 अनुपात को हम गुणा में बदल देते हैं, तो फिर जो 16/81 भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, तो 16/81 का उल्टा 81 बटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आराम से निकाल सकते हैं। निकालते हैं भाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 इस 4 को कर देगा 2 बार, बिल्कुल कर देगा। इधर ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं, इधर ऊपर से ऊपर कुछ होना नहीं है, इधर नीचे से ये नीचे हो रहा है कितनी बार? 3 बार। और कुछ चीजें कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो छोड़ देते हैं। x चला जाएगा उधर, और वो 81 और 16 आ जाएगा इधर। x चला गया उधर, वही निकालना है। और इधर क्या पड़ा है? 2/3 पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। वो 16 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये लीजिए 16 लग गया ऊपर। और वो 81 कहाँ जाएगा? नीचे, तो ये लीजिए 81 लग गया नीचे। अब 16 का 2 से गुणा कितना भाई? 32, ये लीजिए 32। और 81 का 3 से गुणा कितना? 243, ये लीजिए 243। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 32/243 सबसे पहला ही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है भाई? 21 देखिए। एक समानांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको पूछा जा रहा है। और आपको ये कहा जा रहा है कि जिसका तल जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर हो, और उस तल से संबंधित जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 6 सेंटीमीटर हो। तो समानांतर चतुर्भुज के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, जब उसका आधार पता हो और साथ ही साथ उसके आधार पर आने वाली ऊंचाई पता हो। तो क्या होता है भाई? वो क्षेत्रफल, ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मतलब आधार कितना है? आधार है 5, ऊंचाई कितनी है? 6। तो 5 इंटू 6, यही इसका होता है क्षेत्रफल, जो कि कितना हो जाएगा? 30। तो 30 30 कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित जानकारी की माध्यिका मीडियन निकालिए। तो मीडियन निकालने का तरीका, माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी आंकड़े, जितने भी डेटा आपको गिवन होते हैं, उन सभी आंकड़ों को पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लिखते हैं, और फिर और आरोही क्रम की जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिड वैल्यू जो होती है, वही उन सबकी मीडियन कहलाती है। तो पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। सबसे पहले क्या आएगा भाई, 1, फिर क्या आएगा भाई 4, फिर क्या आएगा भाई 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 13, और फिर कितना 14। काउंट कर लेते हैं, क्या सारे के सारे आ चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे आ चुके हैं। तो इन 10 के बीच में जो होगा वही इन सब की क्या कहलाएगी, माध्यिका मीडियन कहलाएगी। तो 10 के बीच में कौन होगा, जिसके राइट और लेफ्ट दोनों में कितने होंगे, 5-5 होंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो ये यहां पर होगा 5, और ये 1 2 3 4 5। तो ये इनकी क्या है, माध्यिका। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ वाली वैल्यू कौन सी होगी, जो 7 और 9 के बीच में होगी, मतलब 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना मैच करेगा आपका, 8। और जो कि ऑप्शन में देख पा रहा हूं कौन सा है भाई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, यदि x वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, यदि x वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 237 से विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है, अभी बताते हैं। सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 9999। ठीक है, इसमें भाग किसका देना है हमको, 237 का। ये लीजिए, दे देते हैं 237 का। तो 999 में पहले 237 का भाग देता हूं, तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 999 है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 237 की जगह 250 होता, 250 होता, ठीक है, तो भी यहाँ 1000 में एक ही कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब 4 बार तो भी भाग चला जाता पूरा पूरा। तो ये तो सिर्फ 237 है, 250 से तो बहुत पीछे है, तो इसका मतलब 4 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही, 5 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 200 का 5 से गुणा ही 1000 हो जाता है, लेकिन 999 से आगे हमको जाना नहीं है। तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। तो 4 बार भाग चला गया, बिल्कुल चला गया। ठीक है, तो 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, तो 200 का 4 गुना कितना होता है, 800, और फिर 3 का 4 गुना करूं तो 120, मतलब 800 और 120 कितना, 920, और फिर 4 का 7 का 4 से करूं तो 28, तो 920 और 28 कितना हो जाएगा, 948। अब घटा लेते हैं, कितना, 1 कितना हो गया, 9 में से 4 ये गया तो 5, और ऊपर वाला 9 उठाकर रख देते हैं। अब 237 उसमें भाग 237 का भाग देना है 519 में, तो कितना है, 23 है। ठीक है, तो 3 बार करूं अगर, ध्यान देना, 3 बार करूंगा तो 237 तो छोड़ो, 200 का भी 3 बार करोगे तो भी 600 हो जाएगा वो, और ये तो 519 पर ही खत्म हो रहा है, तो केवल कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। और 2 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 23 का डबल कितना होता है आपके, 46, 46, तो 460 हो गया, और 7 का डबल कितना होता है, 14, तो 460 और 14 कितना हो गया मेरे पास, 474। ठीक है, 9 में से 4 5, 11 में से 7 जाएगा, 3 और 1 4। क्या अब 45 जो है 237 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, पर ये तो कह रहा है कि डिवाइड होना ही चाहिए। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, वो नहीं बचना चाहिए, तो बच रहा है तो उसमें से घटा दो। घटाओगे तो वो नंबर आ जाएगा बड़े से बड़ा 4 अंकों का, जो कि 237 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर लेते हैं। 9 में से 5 गया कितना भाई, 4, 9 में से 4 गया कितना भाई, 5, तो वो नंबर आ गया 9900 कितना, 54। इस 9954 के अंकों का योग करना है,
तो 9 और 9 कितना 18, 18 और 5 करूंगा तो कितना हो गया 23, 23 और 4 करूंगा तो कितना हो गया 27, तो 27 जो कि पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से लिया गया है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। चलिए ठीक है, जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है। अभी बता देते हैं। ये है नदी, ठीक है, वो व्यक्ति है कहां पर इधर, और किसको देख रहा है, एक पेड़ के सीड्स को देख रहा है। ये लगा हुआ है पेड़, ये है इसका सीड्स, ठीक है, तो यहां से इसको देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है साहब। कितने डिग्री के उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन पर देख रहा है 60 डिग्री पर, ये लीजिए 60 डिग्री पर। ये 90 डिग्री है, कहने की आवश्यकता नहीं है, और ये यहां से यहां तक पूरी नदी है। ये हो गया पेड़ और ये हो गया व्यक्ति जो कि 60 डिग्री के कोण पर, उन्नयन कोण पर इसके सीड्स को देख रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि जब वह तट से 40 मीटर पीछे था, अभी तट पर खड़ा है लेकिन जब वो 40 मीटर पीछे था तो ये यहां पर पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये जो दूरी है ये प्रश्न के अनुसार कितनी है 40 मीटर की है। तो जब यहां पर खड़ा होकर इसी पेड़ के शीर्ष को देख रहा था तब उन्नयन कोण कितना हो रहा था 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना था, ये था आपके 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। पेड़ की ऊंचाई मतलब इस h का मान आपको पूछा जा रहा है, तो इस h का मान पूछ रहा है, तो h का मान निकालना है। तो h का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो इसके लिए आप चाहें तो एक जो रेशियो वाला मेथड होता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो जो हम एक थ्योरम, एक प्रमेय जो होती है उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो थ्योरम प्रमेय क्या बोलती है, जब कभी भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, डी अपॉन एच इज इक्वल्स टू कॉट। कॉट कौन सा, जो दूर है, और दूर कौन सा है 30 डिग्री, माइनस कॉट जो पास है, पास कौन सा है 60 डिग्री। बस ये हमारा आंसर ला देगा, और इसको भी हम हैंस प्रूव कर सकते हैं, इत्ती सिद्धम कर सकते हैं। ये थ्योरम है, एक प्रमेय है, ठीक है, लेकिन अभी आवश्यकता है नहीं इसकी। चलिए, तो डी कितना है 40, ये लीजिए 40, एच कितना है वही तो पूछा है, कॉट 30 आपको याद होना चाहिए कितना होता है √3, कॉट 60 कितना होता है 1/√3। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर निकाल देगा। 40 अपॉन कितना भाई h, इधर एलसीएम कितना √3, √3 का √3 से गुणा कितना 3, 3 माइनस 1 करूंगा कितना 2, 2 इस 40 को कैंसिल आउट करेगा 20, 20 का √3 से मल्टीप्लीकेशन होगा कितना 20√3, और उधर h का उधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना भाई h, तो 20√3 इंटू क्या होगा हमारे पास h, तो 20 तो 20 ही रहेगा। √3 की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 1.732 होती है, जो कि अभी भी हमने देखी थी। तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा, मेरे को दिख रहा है 1732 का डबल करना है मुझे, तो 1700 का डबल कितना होता है 3400, और 32 का डबल कितना होता है 64, तो कितना होगा 3464, और पॉइंट लगेगा, और पॉइंट 2 के बाद लगेगा, तो वो मैं 2 के बाद क्यों लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटा तो नीचे जीरो कितने आएंगे भाई 3, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब नीचे 100 बचेगा, तो 1732 का डबल 3464, और नीचे 100 है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो 3464 में पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब 34.64, मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप इसको इस थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है, ये थ्योरम उसी समय लगती है जब ऐसा डायग्राम बनता हो, ठीक है, और अगर थ्योरम से नहीं करना चाहते तो जो रेशियो वाला मेथड होता है 45-45-90 1-1 √2, और 30-60-90 1 √3 और 2, उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा आसान रहेगा।
तो ये थे हमारे चॉइस सवाल जो कि 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 22 जनवरी 2019 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहूंगा और आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी लगा होगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो और आपको कुछ समझ आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर और भी स्टूडेंट का भला करना चाहते हो तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दें और शेयर कर दें। और अगर आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उसे आप ज्वाइन कर लें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे 21 जनवरी 2019 के शिफ्ट 1 की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।